हेलो मित्रों, आज के हम इस क्विक वीडियो में जानने वाले हैं मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई। इसमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है M1 मनी सप्लाई, M3 मनी सप्लाई, M2 मनी सप्लाई में। करेक्ट। तो आज हम उसी को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो शुरू करते हैं हमारे मनी सप्लाई। आखिर मनी सप्लाई होता क्या है? तो मनी सप्लाई का मतलब है कि टोटल मनी जो पूरे इकोनॉमी में यूज़ हो रहा है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। ना मनी सप्लाई के अंदर ही M1, M2, M3, M4 कंपोनेंट्स होते हैं। M1 का मतलब है कि ये जो कैश है लोगों के पास, प्लस लोगों का कैश जो बैंक के अंदर डिपॉजिट है, जिसे आप कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं M1 मनी सप्लाई। इसके अंदर क्या क्या आते हैं? पब्लिक डिपॉजिट जो बैंक के अंदर है, बैंक का डिपॉजिट बैंक के अंदर है उसको एक्सक्लूड कर देते हैं हम इसमें। ठीक है। हालांकि बैंक जो इंटर बैंक डिपॉजिट है वो हम किसी भी मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं करते हैं, ध्यान दीजिएगा इसको। M2 जो मनी सप्लाई है वो होता है M1, यानी पब्लिक के पास जो कैश है प्लस पब्लिक का पैसा जो बैंक अकाउंट के अंदर है उसको हम जोड़ेंगे, प्लस उसके अंदर अगर हमने ऐड कर दिया पोस्ट ऑफिस के अंदर। आपके पास जो बैंक अकाउंट है, हो सकता है आपने कमर्शियल किसी बैंक में ओपन किया है, प्लस हो सकता है किसी लोगों के पास पोस्ट ऑफिस के अंदर उन्होंने अपना अकाउंट ओपन कराया है। पोस्ट ऑफिस के अंदर भी लोग क्या करते हैं, सेविंग्स में पैसे डालते हैं सेविंग्स अकाउंट में। तो उस सेविंग्स अकाउंट को अगर हमने ऐड कर दिया M1 में तो हो जाता है हमारा M2। ठीक है। बिल्कुल इसे भी किसी तरीके से बिल्कुल बैंक सेविंग्स की तरह होता है, हम इसे कभी भी निकाल सकते हैं जो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स में होती है। करेक्ट। तो M3 के अंदर क्या होता है? M3 के अंदर वही होता है जो आपने M1 में लिया, यानी कैश जो आपके पास है, प्लस बैंक के अंदर जो आपने डिपॉजिट किया हुआ है, प्लस बैंक के अंदर ही हो सकता है आपने FD कराई हो या फिर रिकरिंग डिपॉजिट कराई हो। करेक्ट। तो उसके अंदर जो आपने फिक्स्ड डिपॉजिट कराया है बैंक में, प्लस बैंक के अंदर ही आपने जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा है, प्लस जो आपके पास कैश में पैसा है, उसे हम कहते हैं M3। ध्यान दीजिएगा M3 क्या है? M3 होता है जो आपके पास कैश में पैसा है, प्लस आपने जो भी बैंक में पैसे डाल रखे हैं सेविंग्स अकाउंट में, प्लस फिक्स्ड डिपॉजिट जो आपने करा रखा है, वो सारा किसके अंदर आता है? वो M3 के अंदर आता है ना। अगर मैं M4 की बात करूं तो M4 के अंदर होता है जो भी चीज़ें आपने M3 में कराई हैं, यानी आपके पास जितना कैश है, प्लस आपके पास जितना सेविंग्स अकाउंट में पैसे हैं, प्लस आपने जो भी FD कराई हुई है बैंक के अंदर, वो होता है आपका M4। ये सबसे लीस्ट लिक्विड मनी होता है। लिक्विड मनी का मतलब है मनी को कितनी आसानी से आप विड्रॉ कर सकते हैं। करेक्ट। तो उसे हम कहते हैं लिक्विडिटी ऑफ मनी। तो सबसे ज़्यादा लिक्विड क्या होगा? सबसे ज़्यादा लिक्विड होगा कैश। आप इस इन्फोग्राफिक में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि M1 जो है आपका रेडी मनी कहते हैं। ऐसे UPSC में 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था कि इन चारों में से सबसे ज़्यादा क्या लिक्विड है। तो देखिए यहाँ पर कैश सबसे ज़्यादा लिक्विड होता है। सेकंड होता है डिमांड डिपॉजिट, है ना। आपने बैंक के अंदर आपने जो भी सेविंग्स अकाउंट में पैसे डाले हैं, है ना, जैसे आप ऑन डिमांड पे ले सकते हैं। जैसे आप ATM हो सकता है आप ATM पे जाएं और फिर वहाँ से आप कैश निकाल सकते हैं, बट कैश और बहुत ज़्यादा लिक्विड है। आपको सेकंड वाले में किस पे जाना पड़ेगा? ATM में जाना पड़ेगा, जिसमें आपका पैसा उतना ज़्यादा लिक्विड नहीं रहेगा। उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट, है ना, आपको बैंक जाना पड़ेगा। करेक्ट। और उसके बाद है आपका टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट सबसे लीस्ट लिक्विड है इन चारों में, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड टाइम के बाद ही वो पैसे बाहर निकालना पड़ेगा, है ना। अगर मैं बात करूं नैरो वर्सेस ब्रॉड मनी की, तो जो M1 और M2 है ना, इसे हम कहते हैं नैरो मनी। करेक्ट। अब जो M3 और M4 है ना, M3 एंड M4, इसको हम कहते हैं ब्रॉड मनी। जो M3 और M4 है वो सेविंग्स प्लस लॉन्ग टर्म है। करेक्ट। तो इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि इसमें बहुत ढेर सारे पैसे इकट्ठा हो जाते हैं। बट M1 और M2 के अंदर लिमिटेड पैसे आते हैं, है ना। आपसे उसे बहुत फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हो, है ना। सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन है? M1, देन M2, देन M3, देन M4। तो इसे हम कहते हैं नैरो मनी, M1 और M2 को। ठीक है। आगे अगर हम बात करें तो यही चीज़ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, इस टेबल के अंदर आप समझ सकते हैं। M1 के अंदर क्या आता है? करेंसी विद पब्लिक, दैट इज़ क्वाइंस। आपके पास जो है करेंसी नोट्स हैं, है ना। नेट डिमांड डिपॉजिट जो कि आपने बैंक के अंदर रखे हुए हैं, अपने कमर्शियल बैंक के अंदर हैं। तो नहीं, M1 के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं? करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाय पब्लिक विद कमर्शियल बैंक, और जो भी RBI के अंदर अदर डिपॉजिट्स हैं। अदर डिपॉजिट्स का मतलब है कि गवर्नमेंट ने कुछ पैसे RBI को दिया हो रखने के लिए, तो वो सारे पार्ट किस में आ जाते हैं? वो अदर डिपॉजिट ऑफ RBI में है। इसे हम नैरो मनी में लाते हैं, और ये बहुत ज़्यादा लिक्विड होता है। आप कभी भी अपने अकाउंट से पैसे निकाल सकते हैं, अपने सेविंग्स अकाउंट से, है ना। और आपके पास जो करेंसी नोट्स है वो सबसे ज़्यादा लिक्विड है, उसे आप कभी भी खर्चा कर सकते हैं। सेकंड बारी आती है M2 की। M1 वही सब कुछ M1 में है, प्लस सेविंग डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, जो इससे मैंने अभी पिछले स्लाइड में बताया आपको। इसे भी नैरो मनी कहते हैं। और अगर लिक्विडिटी में इसकी रैंकिंग देखें तो इसकी रैंकिंग कितनी है? सेकंड नंबर पे है। ऐसे M3 यानी M1 का ध्यान देने वाला चीज़ है कि ये M1 की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है। M3 में M1 का कंपोनेंट है, M1 का कंपोनेंट प्लस टाइम डिपॉजिट विद बैंक, है ना, यानी करेंसी विद पब्लिक
प्लस नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाई द पब्लिक विद कमर्शियल बैंक और आरबीआई के जो भी अदर डिपॉजिट हैं, प्लस टाइम डिपॉजिट ना बैंक के अंदर जो भी टाइम डिपॉजिट है जैसे एफडी वगैरह हो गया, वो सारी चीज़ें, इसे हम कहते हैं ब्रॉड मनी, क्योंकि ये थोड़ा सा ब्रॉड है, ज़्यादा कंपोनेंट्स हैं इसमें। अगर मैं M4 की बात करूँ तो M4 में किसका कंपोनेंट आ रहा है, M3 का, यानी सब कुछ करेंसी विद पब्लिक, नेट डिमांड डिपॉजिट हेल्ड बाई द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, प्लस इसके अंदर जो भी आपका पोस्ट ऑफिस में जो भी आपने सेविंग्स कर रखी है ना, सारी की सारी वो किस में आ जाएंगी, M4 में आ जाएंगी। इसे भी हम ब्रॉड मनी कैटेगरी में रखते हैं और ये सबसे कम लिक्विड होता है, क्योंकि आपको जो टाइम डिपॉजिट है उसको निकालने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा, है ना। तो अगर आपने 3 साल के लिए एफडी करा दी है तो आपको 3 साल वेट करना पड़ेगा। अगर उससे पहले आपको निकालना है उस एफडी को तो आपको कुछ प्रोसेसेस से होकर गुजरना पड़ेगा, इसलिए हम इसे कहते हैं लीस्ट लिक्विड। एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो मनी सप्लाई का मेज़र है उसके अंदर हम इंटर बैंक डिपॉजिट को नहीं काउंट करते हैं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था। लेकिन ऐसा क्यों है, क्योंकि इसमें डबल काउंटिंग की ज़्यादा संभावनाएं होती हैं। अगर हमने इंटर बैंक डिपॉजिट, क्योंकि मान लेते हैं आपने कुछ पैसा एसबीआई बैंक के अंदर डाल दिया और एसबीआई ने कुछ पैसे जो है वो एचडीएफसी बैंक में डाला, बट एचडीएफसी में बैंक के अंदर जो भी एसबीआई ने पैसा डाला हुआ है वो तो आपका ही पैसा है, करेक्ट। तो वो डबल काउंटिंग को हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड करने के लिए ऐसा करते हैं कि हम इंटर बैंक के डिपॉजिट को नहीं लेते हैं। समझ में आ रहा है। जाते जाते एक क्वेश्चन भी है ना, इसको प्रैक्टिस करिए। आखिर मनी सप्लाई M3 के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं, ऑप्शन A, B, C और D। अपने आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर डाल सकते हैं। अगर कोई क्वेश्चन है, कुछ चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है तो कमेंट्स के अंदर आप उसको भी पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। तीसरा, आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मैं इस प्रेजेंटेशन का PDF अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल दूंगा, जिसे आप वो हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।